Let us now start with our next concept, which is stress strain curve. यहाँ पर हम एक स्प्रिंग लेते हैं एंड स्प्रिंग पर अप्लाइड फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं. तो स्प्रिंग में एलोंगेशन होता है, जिसके कारण स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाती है. अब अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से आता है. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है. इस कर्व की हेल्प से हम गिवन मटेरियल के लिए समझ सकते हैं वह किस प्रकार लोड इंक्रीज होने पर डिफॉर्म होता है. अब यदि रीजन OA की बात करें तो इस रीजन में ग्राफ लीनियर होता है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो कहा जा सकता है कि OA रीजन में हुक्स लॉ अप्लाई होता है, यानी कि जब अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया जाता है तो बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन करती है. इस रीजन में सॉलिड इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है. लाइन OA की स्लोप होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में यंग मॉड्यूलस के इक्वल होता है. अब यदि बॉडी पर अप्लाइड फोर्स को फर्दर इंक्रीज किया जाए तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, बट अभी भी अप्लाइड फोर्स रिमूव करने पर बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन करती है. कर्व में पॉइंट बी को यील्ड पॉइंट कहा जाता है या इलास्टिक लिमिट कहा जाता है. इस पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं और इसे सिग्मा वाई से डिनोट किया जाता है. जब लोड को फर्दर इंक्रीज किया जाता है तो स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है एंड स्ट्रेस में स्मॉल चेंज के लिए भी स्ट्रेन रैपिडली इंक्रीज होता है. पॉइंट बी एंड डी के बीच कर्व में यह देखा जा सकता है. अब मान लेते हैं पॉइंट सी पर अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं, तब बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन नहीं करती है. इस केस में जब स्ट्रेस जीरो होता है तब भी स्ट्रेन जीरो नहीं होता है एंड कहा जाता है कि मटेरियल हैव अ परमानेंट सेट. इस डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं. पॉइंट डी को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं. इसे सिग्मा यू से डिनोट किया जाता है. इस पॉइंट के बियॉन्ड अप्लाइड फोर्स रिड्यूस करने पर भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है एंड पॉइंट ई पर फ्रैक्चर अकर होता है. यदि फ्रैक्चर पॉइंट ई एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट डी पास में हो तो मटेरियल ब्रिटल कहा जाता है. यदि ये पॉइंट एक दूसरे से ग्राफ पर दूर हो तो मटेरियल डक्टाइल कहा जाता है. सब्सटेंसेस जिन्हें स्ट्रेच करके लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस किया जाता है उन्हें इलास्टोमर्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए टिश्यू ऑफ एरोटा, यह बॉडी में सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है. एंड रबर, हमने देखा था कि रबर को जो हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका डायमेंशन बहुत चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स उसमें बहुत सारा स्ट्रेन डेवलप किया जा सकता है. इलास्टोमर्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस प्रकार से होता है. इनके लिए इलास्टिक रीजन बहुत लार्ज होता है, बट मोस्टली रीजन में हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता है. इलास्टोमर्स के लिए प्लास्टिक रीजन भी वेल डिफाइंड नहीं होता है. टॉपिक 1 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की समरी कुछ इस प्रकार से है. हमने पढ़ा जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं. फिर हमने प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, दैट इज ऐसे मटेरियल्स जिनमें टेंडेंसी नहीं होती है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने की, उन्हें हम प्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं. फिर हमने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में, विच इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होता है F अपॉन A, where A is the cross sectional area of the body. रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन को हम बोलते हैं स्ट्रेन.
फिर हमने 3 टाइप के स्ट्रेन्स पढ़े, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन विच इज बल्क स्ट्रेन ऑल्सो। हमने हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा, फिर हमने हुक्स लॉ पढ़ा और हमने देखा कि हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लीनियर पार्ट पर ही एप्लीकेबल होता है। अब आपको अपनी एनसीईआरटी बुक एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।